हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 12th एनसीईआरटी, और डिस्कस करेंगे 20 वो क्वेश्चंस इस चैप्टर के जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम में आ जाने की। तो शुरू करते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन है: क्वाइशन, इंसेमिनेशन, कैपेसिटेशन, अनस्पर्मिएशन। तो पहले जरूरी होगा क्वेश्चन करते वक्त कि हम चारों ऑप्शन को समझें। जैसे पहला ऑप्शन दिया है क्वाइशन, तो क्वाइशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल की जो मीटिंग होती है, सेक्सुअल मीटिंग की प्रक्रिया को हम क्वाइशन कहते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन का मतलब हुआ रिलीज ऑफ सेमाइनल फ्लूइड इन फीमेल जेनिटल ट्रैक। यहां एक चीज जान लेनी ज्यादा जरूरी है, इंसेमिनेशन और एजाकुलेशन में डिफरेंस है। इंसेमिनेशन और एजाकुलेशन में बेसिक डिफरेंस है कि एजाकुलेशन का मतलब होता है सिर्फ मेल के शरीर से सेमाइनल फ्लूइड का निकलना, लेकिन इंसेमिनेशन में इट्स ए टाइप ऑफ एजाकुलेशन in which ejaculation always occurs in the female genital tract. तीसरा ऑप्शन है कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं फाइनल स्टेप ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन। थोड़ा समझें इस बात को। स्पर्म का फॉर्मेशन मेल टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में हो जाता है। पूरी तरह से मैच्योर होता है वो एपिडिडाइमिस में। फिर मैच्योर स्पर्म स्टोर हो जाता है वासा डिफरेंस में। तो जब हम इंसेमिनेशन करते हैं, फीमेल जेनिटल ट्रैक में स्पर्म पहुंच जाता है, तो उस फीमेल जेनिटल ट्रैक में स्पर्म ऊपर चढ़ना शुरू करता है विद द हेल्प ऑफ सो मेनी फैक्टर्स। तो जब वो फैलोपियन ट्यूब में आगे प्रोसीड कर रहा होता है, तो वहां पर एक लास्ट स्टेप ऑफ फाइनल स्पर्म मैच्योरेशन है जिसे हम कैपेसिटेशन कहते हैं। तो कैपेसिटेशन एक फाइनल स्टेप ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन है जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, ऑलवेज अकर्स इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक। चौथा ऑप्शन है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन मीन्स होता है डिटैचमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के जो जर्नल सेल्स हैं वो स्पर्म बना तो देती हैं, लेकिन बनाने के बाद उनका नरिशमेंट करती हैं सर्टोली सेल। तो वहीं से वो हेड, उनका पार्ट स्पर्म का उसी में धंसा रहता है। तो जब उस हेड वाला पार्ट स्पर्म से बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। तो हम जब चारों स्टेप समझ पाए, फिर से सवाल को देखें। प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम, तो दैट शोज द कैपेसिटेशन, that is the final step of sperm maturation. तो आंसर होगा सी। सेकंड क्वेश्चन, द रूल ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाज गिवन बाय। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वॉन बियर, दूसरा मेंडल, तीसरा हक्केल और चौथा डार्विन। तो पहले तो आप ऑप्शन नंबर बी और डी को देखें, मेंडल एंड डार्विन। तो इनका कोई खास रिश्ता दिखता नहीं है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से। तो 2 साइंटिस्ट हैं, वॉन बियर एंड हक्केल्स। तो दोनों को समझ लें। जो वॉन बियर है, जो उन्होंने लॉ दिया, वो बियर्स लॉ के नाम से जाना जाता है और उसी को हम बेसिक लॉ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। बियर ने क्या कहा? एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शोज सिमिलरिटी विद द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ एंसेस्टर्स। यानी बियर का कहना था कि एक ऑर्गेनिज्म अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान अपने पूर्वजों की एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से सिमिलरिटी शो करता है। दैट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लें कि फ्रॉग की जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है वो टैडपोल है और फ्रॉग का एंसेस्टर है फिशेस, तो जो टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग है दैट शोज द सिमिलरिटी विद द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ द फिशेस। इसको दूसरी भाषा में भी समझ सकते हैं आप कि जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं
यूनिफॉर्म कैरेक्टर या नॉन कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर एम्ब्रियो में पहले आते हैं, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर आते हैं। बियर का ये कहना था बेसिक लॉ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यही है और इसी को हम रूल ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। एकदम सामान्य सी बात है कि कोई भी डेवलपमेंट होगा तो पहले बेसिक होगा और समय के साथ वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं आप, नोटोकॉर्ड। जैसे हम पढ़ते हैं कि नोटोकॉर्ड इज अ वेरी बेसिक फीचर ऑफ ऑल कॉर्डेट। लेकिन सर ये नोटोकॉर्ड पाया तो सभी कॉर्डेट में गया, लेकिन जैसे जैसे हमारा कॉर्डेट डेवलप होता चला गया, नाउ दिस नोटोकॉर्ड चेंजेस इनटू द वर्टिब्रल कॉलम व्हिच वाज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्टिब्रल कॉलम। दूसरा ऑप्शन था हमारे पास हक्केल रूल। तो हक्केल लॉ ये थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन के नाम से जाना जाता है। इसे हम ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी कहते हैं। बड़ा पॉपुलर नाम है, फिर सुन लें। हक्केल्स लॉ जो है वो थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन है एंड दैट इज ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। इसी को हम बायोजेनेटिक लॉ कहते हैं। इन्होंने जो कहा वो बियर लॉ से थोड़ा डिफर था। क्या था? इनका कहना है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एम्ब्रियो रिफ्लेक्ट्स अ कंप्लीट एडल्ट एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। दोनों का बेसिक डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी सवाल जब आता है तो बियर लॉ और हक्केल लॉ को कंफ्यूज हो जाते हैं। बियर का कहना था कि एक ऑर्गेनिज्म अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान अपने पूर्वजों की एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से सिमिलरिटी शो करता है, जबकि हक्केल का कहना था एक ऑर्गेनिज्म अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान अपने पूर्वजों की एडल्ट हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करता है, यानी वो नजर आती है। आज का जो मॉडर्न साइंटिस्ट है वो बियर्स लॉ को ज्यादा प्रेफर करता है। उसका मानना है कि सच बात है कि पहले जनरल कैरेक्टर आने चाहिए, नॉन कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर आने चाहिए, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर आने चाहिए। इसीलिए बियर्स लॉ को हम बेसिक लॉ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। सवालों को प्रैक्टिस करते वक्त इस तरह की बातों को ही सोचना चाहिए, क्योंकि हमें चारों ऑप्शन को देखना होगा। खैर, अगला सवाल है सर्टोली सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन। तो जैसे अगर आप टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ें तो उसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो प्रकार के सेल्स हैं, एक क्यूबॉइडल सेल्स हैं और एक कॉलमनर सेल्स हैं। तो जो क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं उसे हम जर्मिनल सेल कहते हैं और वो स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। जर्मिनल इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो जर्मिनेट करती हैं। उन्हीं के बीच बीच में जगह जगह पर कॉलमनर सेल्स होती हैं और वो कॉलमनर सेल्स मदद करती हैं नरिशमेंट में। तो सर्टोली सेल को हम नर्स सेल भी कहते हैं। फिर सवाल पढ़ लें, सर्टोली सेल्स आर इन्वॉल्व इन। तो अभी हमने जैसे आपसे कहा कि सर्टोली सेल एक प्रकार की नर्स सेल हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं उन डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया को। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसे देखें, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म एंड ऑल ऑफ दीज। तो एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है हमारे सर्टोली सेल का या पूरी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का या पूरी टेस्टिस का। तो आंसर इज द सी, न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनियोटिक फ्लूइड प्रोटेक्ट फीटस फ्रॉम। तो पहले आपको जब सवाल करें तो ये जाने कि एमनियोटिक फ्लूइड कहां पर है। डोंट सी द ओनली ऑप्शन कि हमें आंसर पता है, इसका कोई बहुत फायदा नहीं होता है। जब आप उस क्वेश्चन के लिहाज से उस टॉपिक को विजुअलाइज कर पाते हैं तो आगे भविष्य में अगर कोई इस टॉपिक से सवाल आएगा तो आप थोड़ा बेहतर कर पाएंगे। फिर से सवाल को पढ़ रहा हूं, एमनियोटिक फ्लूइड प्रोटेक्ट्स फीटस फ्रॉम। पहला ऑप्शन है डेसिकेशन, दूसरा है जर्क, तीसरा है रेस्पिरेशन और चौथा है नन ऑफ दीज। तो एमनियोटिक फ्लूइड समझ लें। एमनियोटिक फ्लूइड एक्चुअली जो एम्ब्रियो है, हम अपने जब वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो उनको दो ग्रुप में बांटते हैं, एक कहलाता है एमनियोट और एक कहलाता है एनेमनियोट। तो एमनियोट्स वो होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। तो चार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, एमनियन, कोरियन, एलेंट्वाइन और यॉर्क सैक। मींस एमनियन एक प्रकार की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को लगभग सभी तरफ से
चारों तरफ से घिरती है, सिर्फ वेंट्रल सरफेस छोड़ के। इट surrounds developing embryo from all side except the ventral surface। अब समझ पा रहे हैं हम, एमनियन और डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में स्पेस है, उसे हम एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। जहां एक फ्लूइड भरा होता है उसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। वो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो हमें क्या क्या हेल्प करता है, पहले ये जानें। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एक्ट एज ए कशन, एक गद्दे का काम करता है। इमेजिन करिए अपना हाथ हम पिलो के नीचे रखें और ऊपर से हम प्रेशर डालें, तो शायद वो पिलो के प्रेशर के, पिलो जो है कशन है, तो वो आपके जो हाथ नीचे रखा है वहां तक दबाव नहीं बनेगा। बस यही एक सबसे बेसिक फिनोमेना है। कुदरत ने आपको एमनियोटिक फ्लूइड इसीलिए दिया ताकि आसानी से कोई जर्क को हम सहन कर सकें। तो आंसर तो हमें मिल गया है, आंसर इज द जर्क, कि भाई कशन जर्क। लेकिन कुछ और जान लें, जैसे एमनियोटिक फ्लूइड इट अलाउ इजियर फीटल मूवमेंट, क्योंकि हमारा फीटस घूमता रहता है तो चारों तरफ पानी भरा रहता है, तो आसानी से वो मूव कर जाता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द मस्कुलर या स्केलेटल डेवलपमेंट। जो लोग ध्यान नहीं देते लेकिन फिर भी जानना चाहिए एमनियोटिक फ्लूइड को पूरा। और दूसरा बात जो बड़ी वेल नोन है कि एमनियोटिक फ्लूइड ड्रेन आउट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, दैट्स एमनियोसेंटेसिस, व्हिच हैज लॉट ऑफ यूज एंड मिसयूज आल्सो इन दिस टाइम। क्या यू गॉट योर आंसर इज द जर्क। अगला सवाल है, विच लेयर डेवलप्स फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो अब इसके लिए जान लें, ये एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेजेस की बात करें तो जब डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहली स्टेज है जाइगोट, फिर मोरुला, फिर ब्लास्टुला, देन गैस्टुला। तो थिंक अबाउट द गैस्टुला। गैस्टुला स्टेज के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन उसका सबसे डायग्नोस्टिक फीचर है कि गैस्टुला स्टेज में ही 3 प्राइमरी जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। 3, ये इसका डायग्नोस्टिक फीचर है। जब तक तीनों जर्म लेयर बन नहीं जाएंगी तब तक हम नहीं कहेंगे कि गैस्ट्रुला हमारी कंप्लीट हो गई। तीनों जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। सवाल आता है कि तीनों लेयर का सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले जर्म लेयर एंडोडर्म बनती है, फिर एक्टोडर्म बनती है और सबसे लास्ट में मेसोडर्म बनती है। तो सवाल फिर देखें, विच लेयर डेवलप्स फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले, जैसा मैंने कहा आपसे, एंडोडर्म पहले बनती है, तो इसमें आंसर तो एंडोडर्म है, लेकिन मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं। पहले एंडोडर्म, फिर एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म। हमारा मोटिव सिर्फ यही है कि सर सवाल का आंसर सिर्फ ना जाने, क्योंकि सवाल में पूछा गया कि फर्स्ट पहले कौन सी डेवलप हुई। हो सकता है एग्जाम में लास्ट पूछा जाए तो इमेजिन जस्ट कि पूरा स्टेप जान लें कि पहले एंडोडर्म, फिर एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म। तो आंसर मिल गया आपको एंडोडर्म। अगला सवाल है, व्हाट इज ट्रू अबाउट क्लीवेज इन द फर्टिलाइज्ड एग इन ह्यूमन। यानी जो फर्टिलाइज्ड एग है उसमें क्लीवेज के लिए क्या सही है। तो जरूरी होगा क्लीवेज आप जाने पहले। तो क्लीवेज एक ऐसा प्रोसेस है, वैसे तो लोगों को लगता है इज सिंपल माइटोटिक डिवीजन, बट गलत है। सिंपल माइटोटिक डिवीजन नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि माइटोसिस जब हम कहते हैं तो हर स्टेप पे जब हम डिवीजन करते हैं, 2 डॉटर सेल बनाते हैं, तो हमेशा उस दैट इज फॉलोड बाय ग्रोथ। ये कंपलसरी पॉइंट है। जी फेज आप सेल साइकिल में जो पढ़ते हैं दैट शोज कि वहां पे ग्रोथ होती है। बस क्लीवेज और माइटोसिस का यही डिफरेंस है कि माइटोसिस में हमेशा जो डॉटर सेल्स बनती हैं उसके तुरंत बाद एक जी फेज आती है, लेकिन क्लीवेज में यही ग्रोथ नहीं होती है। दूसरी बात एक और बड़ी महत्वपूर्ण है कि क्लीवेज में जो डॉटर सेल्स होते हैं उसका एक स्पेसिफिक नाम है, ब्लास्टोमियर। इस शब्द का प्रयोग ब्लास्टोमियर का हम सिर्फ क्लीवेज के दौरान ही करते हैं। अगर आप ब्लास्टोमियर नहीं कह सकते तो आप क्लीवेज भी नहीं कह सकते। हैं वो डॉटर सेल्स ही, लेकिन माइटोसिस जब आप कभी पढ़ते होंगे तो वहां सिर्फ डॉटर सेल का यूज करते हैं। तो हम क्या कहना चाहते हैं, क्लीवेज एक ऐसी प्रोसेस है दैट इनिशिएट्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट व्हिच स्टार्ट्स सून आफ्टर द फर्टिलाइजेशन व्हाइल एग इज इन द फैलोपियन ट्यूब। जैसे ही एम्पुलर रीजन में, फैलोपियन ट्यूब में एम्पुलर रीजन में फर्टिलाइजेशन हुआ, अंडा नीचे सरकने लगता है और क्लीवेज शुरू हो जाता है। तो पहला ऑप्शन देख लें आप, इट स्टार्ट्स व्हाइल एग इन द फैलोपियन ट्यूब। तो यही सही है, लेकिन तीनों ऑप्शन देखें
बी ऑप्शन दिया है इट स्टार्ट्स व्हेन एग रीचेज यूट्रस। इसका मतलब ये हुआ कि एग को फर्टिलाइजेशन के बाद वेट करना होगा, जब यूट्रस में जाएगा तब क्लीवेज शुरू होगा, जो गलत है क्योंकि यूट्रस में तो 4 दिन बाद पहुंचता है। ऑन 4th डे फ्रॉम फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो रीचेज इन द यूट्रस। तीसरा ऑप्शन है इट इज ए मीरोब्लास्टिक। तो ह्यूमन में शब्द ही नहीं इस्तेमाल होता मीरोब्लास्टिक। मीरोब्लास्टिक का मतलब होता है इनकम्प्लीट डिवीजन। ये उस जगह लागू होता है जहां यॉक ज्यादा है। और चौथा ऑप्शन इज आइडेंटिकल टू द नॉर्मल माइटोसिस। जैसा अभी हमने आपसे कहा, ये सिंपल माइटोसिस है ही नहीं, है माइटोटिक डिवीजन की तरह तो काम करता है, लेकिन यहां चूंकि ग्रोथ फेज नहीं होती इसलिए हम सिंपल माइटोसिस नहीं कह सकते। तो आई थिंक आप समझ गए, पहला ऑप्शन होना चाहिए इट स्टार्ट्स व्हाइल एग इज इन द फैलोपियन ट्यूब। अगला सवाल, द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ द मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो जो हमारे पास 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, एमनियन, कोरियन, एलेंट्वाइन एंड यॉक्साइड, ये जितनी भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ये इनर सेल मास से ही डेवलप होती हैं। ये बात फिर ध्यान से समझ लें, इनर सेल मास, क्योंकि जब हम गैस्ट्रोलाइज स्टेज चल रही होती है उसी दौरान जो हमारा एम्ब्रियो के ब्लास्टोमियर है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। एक कहलाता है ट्रोफोब्लास्ट और दूसरा कहलाता है इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट बाहर की सबसे पेरिफेरी की लेयर होती है दैट प्रोवाइड अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल, क्योंकि वही यूट्रस वॉल में अटैच कराता है। 7th डे जो ह्यूमन एम्ब्रियो है वो यूट्रस वॉल से अटैच होना शुरू होता है, दैट इज ऑन द डे ऑफ इम्प्लांटेशन। तो और इनर सेल मास, यही इनर सेल मास आगे डिफरेंशिएट करता है, 3 बेसिक प्राइमरी जर्म लेयर बनती हैं और वही आगे चल के जो चारों मेम्ब्रेन में कन्वर्ट होना है वो हो जाती हैं। तो इट मींस योर आंसर शुड बी द बी, दैट्स ए इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट है गैस्ट्रोलाइज स्टेज की आउटर मोस्ट लेयर है, लेकिन इससे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं बनती। फॉर्मेटिव एंड फॉलिकुलर सेल का कोई सवाल नहीं उठता। फॉर्मेटिव सेल हम लोग कहते हैं जो आगे चल के ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं जो आगे चल के किसी भी सेल को बना सकती हैं। और फॉलिकुलर सेल्स ये तो ओवरी में पाया जाता है, ये फर्टिलाइजेशन के पहले की स्टेप है, प्रोसेस है, जब हम फॉलिकुलर ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं वहीं पर फॉलिकुलर सेल मिलता है। अगला सवाल है, द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडक्शन ऑफ ओवल्यूशन इन ह्यूमन फीमेल इज द लार्ज प्लाज्मा सर्ज ऑफ। तो ओवल्यूशन समझें। ओवल्यूशन एक ऐसी प्रक्रिया है, पूछा है ना इमीडिएट कॉज ऑफ इंडक्शन ऑफ ओवल्यूशन। तो ओवल्यूशन जो होता है वो मिड डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है, बीचों बीच में होता है। तो मिड डे में सबसे ज्यादा जो राइज होना चाहिए वो LH और FSH, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोडायोल, ऑप्शन देखें, पहला LH है, दूसरा FSH है, तीसरा प्रोजेस्टेरॉन है और चौथा ईस्ट्राडायोल। ईस्ट्राडायोल यानी ईस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्राडायोल का कोई रोल नहीं है इवोल्यूशन में। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में बढ़ा रहता है और ईस्ट्रोजन जो है प्री ओव्यूलेटरी फेज में बढ़ा रहता है। तो ये प्रोजेस्ट्रॉन का पीक लेवल आएगा ओव्यूलेशन के बाद और ईस्ट्रोडायोल का पीक लेवल आएगा ओव्यूलेशन के पहले। सवाल पूछा गया है ओवल्यूशन कौन कराता है, तो ओवल्यूशन 2 हार्मोन मिलकर कराते हैं, LH और FSH, दोनों का पीक लेवल चाहिए। कभी आप NCERT की टेक्स्ट बुक में ग्राफ देखिएगा तो जो 14th डे का पॉइंट है उस डे को शो किया गया है ग्राफ में कि LH और FSH शुड बी पीक, लेकिन हमारे पास ऑप्शन अलग अलग हैं। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो LH शुड बी मोर पीक, मतलब हायर लेवल पर होना चाहिए, इसलिए प्रेफरेंस गोज टू LH। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीवेज इन द मैमल इज। तो क्लीवेज जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा कि क्लीवेज आपके यहाँ एक प्रकार का माइटोटिक डिवीजन विदाउट ग्रोथ फेज है। तो हमारे यहाँ जो मैमल्स में क्लीवेज है वो होलोब्लास्टिक एंड इक्वल है। होलोब्लास्टिक का मतलब क्या हुआ कि क्लीवेज कंप्लीट होता है। ऐसा क्यों है ये भी जानना जरूरी है, सिर्फ आंसर नहीं रटना है। आंसर तो दिख गया शायद हमको, होलोब्लास्टिक इक्वल, लेकिन वही सिर्फ आंसर नहीं है। होलोब्लास्टिक मींस कंप्लीट क्लीवेज, इक्वल मतलब जो ब्लास्टोमेयर बनेंगे वो इक्वल साइज के होंगे। लेकिन ऐसा ही क्यों, अन्य कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए कि मैमल्स में या यॉक या तो नहीं होता है या
बहुत कम होता है। और यॉक क्रिएट हिंड्रेंस, जैसे आम की गुठली आपने कभी महसूस की हो, जब हम चाकू से कट करते हैं तो आम की गुठली एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है, तो हमें आम काटने के लिए साइड से काटना पड़ता है, और ऐसी कोई गुठली आपको सेब में नजर नहीं आती, तो फिर वो आसानी से बीचों बीच से कट जाता है। सेम वही प्रोसेस है कि यॉक एक्ट एज ए गुठली, आप ऐसे समझो, क्योंकि वो फिर कट नहीं करने देगा। तो हमारे पास मैमल्स में यॉक या तो बिल्कुल नहीं है या भी बहुत थोड़े अमाउंट में है, तो जाहिर है क्लीवेज पूरा होगा। लेकिन यही बात अगर हम फ्रॉग के लिए करते तो फ्रॉग में मीजोलेस्थल एग है, यानी यॉक का अमाउंट मॉडरेट है, ठीक ठीक है, तो इसलिए अनइक्वल साइज वहां पर हो जाएगा, होगा तो होलोब्लास्टिक। लेकिन अगर हम ये बात मेगालेस्थल एग के लिए सोचें जहां यॉक बहुत ज्यादा है, तो वहां पर क्लीवेज सुपरफिशियल या डिस्क्वाइडल है। तो आंसर मिल गया होगा हमारा, मैमल्स में आंसर होगा होलोब्लास्टिक इक्वल, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, ओवल्यूशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आपको बताना है किस समय ओवल्यूशन होता है। तो इसके लिए पहले आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा आइडिया होना चाहिए। हम याद तो करते हैं, ओवल्यूशन अकर ऑन द मिड डे ऑफ द साइकिल, दैट इज नियरली ऑन द 14th डे, क्योंकि हम साइकिल, नॉर्मल साइकिल 28 डेज की होती है। तो हमारे पास 3 फेजेस होती हैं। अगर हम सीक्वेंस पढ़ें तो पहला फेज कहलाता है ब्लीडिंग फेज, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। वो सिर्फ 3 से 5 दिन की होती है, औसतन मान लीजिए 4 दिन की होती है। अगर डे 1 से आप लेके शुरू करेंगे तो चौथे दिन या मैक्सिमम 5वें दिन पहली फेज समाप्त हो जाती है। दूसरी फेज आती है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज इसी ब्लीडिंग फेज के बाद आती है, तो वो होती है 8 से 12 दिन, यानी एवरेज 10 दिन मान लीजिए। और तीसरी फेज आती है ल्यूटियल फेज, जो होती है 12 से 18 दिन, एवरेज आप उसे 14 दिन मान लीजिए। तो अगर आप तीनों फेजेस को सुन पा रहे हैं, तो पहली फेज 4 दिन, दूसरी फेज 10 दिन और तीसरी फेज 14 दिन, यानी कुल 28 दिन। तो आप फिर गैस करिए, ओवल्यूशन हम कहते हैं नियरली 14th डे, तो शुरू डे 1 से देखेंगे तो 14 दिन आ जाएंगे, प्रोलिफरेटिव फेज जब खत्म होगी। तो दैट मीन्स द ओवल्यूशन अपीयर्स एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, क्योंकि 4 दिन ब्लीडिंग फेज के निकल जाएं और प्रोलिफरेटिव फेज के 10 दिन। ये एज पर क्वेश्चन हम लोग ऐसा सोच पा रहे हैं, बट ये जानना चाहिए ओवल्यूशन इज हाईली वेरिएबल। तो अब सवाल फिर से देख लें आप ऑप्शंस में, एट द मिड सेक्रेटरी फेज, तो जो सेक्रेटरी फेज है ल्यूटियल फेज का ही दूसरा नाम है, तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये 14 दिन के बाद शुरू होती है। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ सेक्रेटरी फेज, ये तो 28वें दिन आएगी। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज, बिगिनिंग का मतलब चौथे या 5वें दिन, और एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज यही सही होना चाहिए, क्योंकि प्रोलिफरेटिव फेज खत्म होते होते लगभग 14 दिन पूरे हो जाते हैं। आंसर इज डी। तो अब अगला सवाल हम देख पाएंगे, विड्रॉल ऑफ विच हार्मोन इज इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कौन सा ऐसा हार्मोन है अगर वो अचानक हटा दिया जाए तो मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। तो ये आपको फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का आइडिया होना चाहिए। ओवल्यूशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम से ढेर सारा प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। उस प्रोजेस्टेरॉन का एक बेसिक फंक्शन होता है कि यूट्रस की वॉल जो होती है उसको इनहिबिट करके रखता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता है। तो एक समय जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बना रहेगा तब तक यूट्रस की वॉल में किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। फिर सवाल देख लें, विड्रॉल ऑफ विच फॉलोइंग हार्मोन इज द इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो प्रोजेस्टेरॉन, जब तक प्रोजेस्टेरॉन है तब तक यूट्रस में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरा तुरंत यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। जितनी एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई होगी, जितनी ब्लड वेसल्स होंगी, जितना अपने फ्लूइड, यूट्राइन फ्लूइड निकाला होगा, ऑल कम्स आउट थ्रू द वेजाइना, उसी को हम वेजाइनल फ्लूइड कहते हैं या मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कहते हैं। तो आई होप आंसर आ गया आपके पास, एंड दैट इज ए ऑप्शन। अगला सवाल, इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन, यानी ह्यूमन एडल्ट में फीमेल ऑक्सीटोसिन का काम बताते हैं। ऑप्शन दिखा दें हम आपको, इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू सिक्रीट वैसोप्रेसिन,
तो पहले तो ये जान लें कि वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन दोनों एक ही ग्लैंड के हार्मोन हैं। दोनों हाइपोथैलेमस में बनाए जाते हैं, पोस्टरल लोबा पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं और उसके बाद जरूरत पड़ते तो वहां से रिलीज होते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है इट कॉजेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। यस, ऑक्सीटोसिन को आप बेसिकली दो फंक्शन अच्छी तरह से समझ लें। पहला फंक्शन इसका नॉर्मल चाइल्ड बर्थ में है, क्योंकि नॉर्मल चाइल्ड बर्थ में पॉजिटिव फीडबैक के अकॉर्डिंग ये काफी ज्यादा यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, तो ये तो प्राइमरी फंक्शन। दूसरा फंक्शन है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन ब्रेस्ट में कराता है टू स्क्वीज द मिल्क। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन ने दूध बनाया है ब्रेस्ट के अंदर, उसको स्क्वीज करके निप्पल के जस्ट बिहाइंड लेकर आता है। तीसरा एक और फंक्शन है, थोड़ा इंटरेस्ट के लिए आप उसे जान भी सकते हैं, इट क्रिएट्स इमोशनल अटैचमेंट। इसको कुछ लोग लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑक्सीटोसिन के कुल मिला के 3 यूज हैं, तो आप इसमें सर्च कर सकते हो। जो बी ऑप्शन है, इट कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, यही सही लग रहा है। सी ऑप्शन भी देख लीजिए, इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, बिल्कुल गलत है। यह हार्मोन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। डी ऑप्शन देखें, स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड में ऑक्सीटोसिन का कोई रोल नहीं है। हाँ, मेमोरी ग्लैंड पर तो रोल है, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड की मसल्स को स्क्वीज करना, लेकिन ग्रोथ कराने में इसका कोई रोल नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन। यानी मेंस्ट्रुएशन एंड मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के लिए कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पहला ऑप्शन, एट मीनोपॉज इन फीमेल देयर इज स्पेशली अब्रप्ट इंक्रीज इन द गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, कि मीनोपॉज के वक्त हमारे फीमेल में जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है वो बहुत बढ़ जाता है। एक्चुअली इस लाइन को समझें जरूर, क्योंकि जब मीनोपॉज आता है तो उस समय फीमेल के यूरिन में गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जाने लगते हैं। निकलते गोनाडोट्रोपिन पूरी फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी, लेकिन जब प्यूबर्टी स्टेज से लेकर रिप्रोडक्टिव फेज जब तक चल रही होती है तब तक तो उसका रोल है, वो गोनेड्स पे जाके काम करता है। लेकिन मीनोपॉज के बाद चूंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फॉलिकल इन द ओवरी, सो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिमेन्स नो रोल एंड रिलीज्ड वाया यूरिन, appears as increased in the value but secretion remains same। ऐसा लोगों को लगता है कि सर सिक्रीशन ज्यादा हो गया तब यूरिन से निकल रहा है, जो गलत है। सिक्रीशन उतना ही होता है, लेकिन वो लगता इसलिए ज्यादा है क्योंकि पहले यूरिन में नहीं आता है, क्योंकि गोनेड्स पे उनका वर्क है। मीनोपॉज के बाद गोनेड्स पे वर्क खत्म हो जाता है, इसलिए वो यूरिन में जाने लगता है। तो फिलहाल इस स्टेटमेंट को हम सही मानेंगे। सेकेंड ऑप्शन, इन द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्की। यस, बिल्कुल सही है। यही फीमेल में प्यूबर्टी की पहचान है कि जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है हम कहते हैं कि सर मेनार्की शुरू हो गई। सी ऑप्शन है, ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन नियरली 40 ml ब्लड इज लॉस्ट। बिल्कुल सही है, 30 से 50 ml ब्लड लॉस होता है 3 से 5 दिनों में, तो एवरेज 40 ml। फिर है मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन इजिली क्लॉट, जो गलत है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है वो इजिली क्लॉट नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके अंदर एक प्रोटीन है प्लाज्मिन, या उसी का दूसरा नाम जाने फाइब्रोलाइसिन। यूट्राइन फ्लूइड के सिक्रीशन में प्लाज्मिन बहुत ज्यादा पाया जाता है और दैट इज प्रेजेंट इन द मेंस्ट्रुअल ब्लड, इसलिए मेंस्ट्रुअल ब्लड क्लॉट नहीं करता। तो यही आंसर गलत है, तो आपको चूज करना था इनकरेक्ट कौन सा है, तो D1 लास्ट वन इज द इनकरेक्ट। अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखेंगे, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन द ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय। यानी जब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का मतलब कि वो रिफ्लेक्स जहां से बच्चे का जन्म शुरू होता है नॉर्मल चाइल्ड बर्थ के दौरान, तो वो कब शुरू होता है। तो दो चीजें हैं इस रिफ्लेक्स को शुरू होने के लिए, एक तो वेल डेवलप्ड प्लेसेंटा और दूसरा है वेल डेवलप्ड फीटस। रही बात प्लेसेंटा की, तो प्लेसेंटा का बनना 6ठे हफ्ते से शुरू होता है। अब 12वें हफ्ते यानी 3 महीने पर प्लेसेंटा पूरा बन जाता है, लेकिन सिर्फ प्लेसेंटा अगर रिस्पॉन्सिबल होता तो बच्चा 3 महीने पर जन्म ले लेता। लेकिन अब दूसरा फैक्टर की जरूरत पड़ती है, वेल डेवलप्ड फीटस। तो जब फीटस का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है
तभी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स शुरू होता है। अब कभी कभी हमने महसूस किया होगा कि जो फीटस है उसका डेवलपमेंट स्लो होता है, इसीलिए वो बच्चे का नॉर्मल बर्थ होने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। तो ऑप्शन देखें शुरुआत कैसे होगी। पहला ऑप्शन है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी, गलत। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होने के बाद ऑक्सीटोसिन आता है, ये इंड्यूस नहीं करता। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का नतीजा होता है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी। दूसरा ऑप्शन है फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, यस वी गॉट द आंसर कि जब तक दोनों डेवलप नहीं होंगे तब तक फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो शुरू नहीं। हाँ, ये अलग बात है आप सिजेरियन सेक्शन कर लो, ऑपरेशन करके बच्चा निकाल लो, वो एक दूसरा मैटर, लेकिन नॉर्मल चाइल्ड बर्थ के लिए ये बात बेहद जरूरी है कि फीटस और प्लेसेंटा दोनों वेल डेवलप्ड होने चाहिए। तीसरा शब्द है डिफरेंशिएशन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, इसका कोई रिश्ता ही नहीं है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से। देन चौथा ऑप्शन है प्रेशर एक्सर्टेड बाय एमनियोटिक फ्लूइड, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो एमनियन रप्चर हो जाती है और सबसे पहले एमनियोटिक फ्लूइड ही बाहर आता है, तो ये पास्चुरेशन की प्रक्रिया है। तो आई थिंक वी गॉट द आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला सवाल देखेंगे, इनिशियल स्टेप इन द एक्टिवेशन ऑफ ओवम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी सबसे पहला स्टेप इन द एक्टिवेशन ऑफ ओवम, यानी ओवम को एक्टिवेट करने के लिए प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में क्या है। तो इस प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन का सबसे पहला स्टेप जान लें। पहले तो जरूरी ये जानना है कि फर्टिलाइजेशन एक स्पीसीज स्पेसिफिक प्रोसेस है। स्पीसीज स्पेसिफिक प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पीसीज का स्पर्म अपनी ही स्पीसीज के ओवा को फर्टिलाइज कर सकता है, किसी अन्य को नहीं। सवाल उठता है ऐसा कैसे, रिकॉग्निशन कैसे आती है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन। तो बात तो ऑप्शन में दिख गई होगी, बी ऑप्शन दिख रहा है सही, फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन बी होना चाहिए। लेकिन हम थोड़ा और जानना चाहते हैं कि फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन है क्या। फर्टिलाइजिन का नेचर जो है ग्लाइकोप्रोटीन है और इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एग। एग अपने चारों तरफ इस ग्लाइकोप्रोटीन को सिक्रीट करता है और स्पर्म अपने चारों तरफ एंटी फर्टिलाइजिन यानी एसिडिक अमीनो एसिड इसका नेचर है वो रिलीज करता है। तो जैसे ही स्पर्म ओवा एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो वो सेलुलर पार्ट नजदीक आए उससे पहले फर्टिलाइजिन ऑफ ओवा एंड एंटी फर्टिलाइजिन ऑफ द स्पर्म दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं और जब तक ये कॉम्पैटिबल नहीं होंगे तब तक दोनों सेलुलर जो स्ट्रक्चर हैं वो नजदीक नहीं आएंगे। तो जब इस एक ही स्पीसीज के होंगे तभी लॉक एंड की, जैसे आप एक चाबी जो है एक ताले में जाती है और उसी को खोल सकती है और तभी आप उसे ओपन कर पाओगे। एंड सेम रिएक्शन फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन एक्ट एज ए रूल मतलब मॉडल फॉर द लॉक एंड की। तो वो जब तक वो दोनों कंपैटिबल नहीं होंगे तब तक ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगी। तो आंसर हो गया इसका बी। अगला सवाल देखेंगे, फेल्यूर ऑफ डिसेंट ऑफ टेस्टिस इन द स्क्रॉटल सैक इज कॉल्ड। तो अब इसकी बात जान लें, जो गोनेड्स हैं इनकी ओरिजिन चाहे मेल या फीमेल, गोनेड्स की ओरिजिन हमेशा एब्डोमिनल कैविटी में होती है। अब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम हमारे मेल के साथ है। मेल में जो टेस्टिस है जहां स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो सर एक बेसिक रिक्वायरमेंट रखता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्स 2 to 2.5 यानी 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी। तो अगर कुदरत ने टेस्टिस को हमारे एब्डोमिनल कैविटी में ही रखा होता तो वो 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे कैसे लाता। हमारा शरीर का तापमान तो कांस्टेंट रहना चाहिए, वी आर द वार्म ब्लडेड। इसलिए कुदरत ने एक नई व्यवस्था की। 7th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक पीरियड में ये जो टेस्टिस है अपने आसपास की जितनी और डक्ट्स होती हैं वो सारी चीजों को लेकर इंग्वानल कैनाल के रास्ते सरक करके स्क्रॉटल सैक में आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। और इसलिए बच्चे का जब जन्म होता है तो इस स्क्रॉटम गॉट द करस्पॉन्डिंग टेस्टिस। लेकिन अगर यही ना हो पाए तो उसे हम लोग कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। तो आंसर तो फिर मिल गया आपको, आंसर इज द सी। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन और ऑर्की का मतलब होता है टेस्टिस, यानी टेस्टिस है दिखाई नहीं दे रही। कब नहीं दिखाई देगी, जब डिसेंट हुआ ही नहीं, यानी टेस्टिस रिमेन्स इन द एब्डोमिनल कैविटी। लेकिन अन्य जो 3 ऑप्शन है उसे भी देखें। जैसे पहला ऑप्शन है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी कहलाता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ वासा डिफरेंस,
ट्यूबेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। और तीसरा ऑप्शन तो आंसर ही है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, जैसा अभी हमने कहा आपसे। चौथा ऑप्शन है इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी का मतलब हुआ इनएबिलिटी टू सेक्सुअली सेटिस्फाई हिज या हर सेक्सुअल पार्टनर। इसको स्टेरिलिटी से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। स्टेरिलिटी का मतलब अनेबल टू प्रोड्यूस, स्टेरिलिटी का मतलब अनेबल टू प्रोड्यूस, वो मेल और फीमेल दोनों में होती है। इम्पोटेंसी इज ए साइकोलॉजिकल, 99% इज ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, और ये सिर्फ मेल में देखी जाती है। इफ मेल फील इज अनेबल टू सेक्सुअली सेटिस्फाई हिज सेक्सुअल पार्टनर देन इज नोन एज एन इम्पोटेंसी। तो आंसर है सी। अगला सवाल है क्यूमुलस। तो क्यूमुलस शब्द बहुत छोटा सा, आधा ही लिखा गया एक तरह से, लेकिन एक शब्द है क्यूमुलस ओफोरिकस। अगर आप ग्रेफियन फॉलिकल का थोड़ा आइडिया हो आपको, तो ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर एक ओवम होता है एंड दैट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ सेल। तो फॉलिकुलर सेल होती हैं। तो जो फॉलिकुलर सेल है उसका एक झुंड एक जगह नजर आएगा, तो उसी झुंड को, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग नाम देते हैं क्यूमुलस ओफोरिकस। हालांकि उसके और भी नाम हैं, दो नाम और हैं जिसमें यहां शो नहीं किया गया। एक क्यूमुलस लिखा है सिर्फ, एक नाम है क्यूमुलस ओफोरिकस, एक नाम है क्यूमुलस ओवोरिकस, और एक नाम है डिस्कस प्रोलिगेरस। तो शुड बी रेडी फॉर ऑल टाइप ऑफ सच क्वेश्चन। अगर क्यूमुलस पूछा गया है तो आपको तीनों नाम जानने चाहिए। यही हमारा मतलब है क्वेश्चन बताने का, कि क्वेश्चन को आप घर में जब प्रैक्टिस करें तो कैसे करें। सिर्फ आंसर जान लेना तो बहुत इजी है, किसी भी गाइड को खोलें आप और गाइड के पीछे आंसर होंगे, लेकिन आप सोचें कैसे। समय जरूर ज्यादा लगेगा, लेकिन आप रियलाइज करिए एक क्वेश्चन में करेंगे आप एक, बट आपको रिवीजन जो होगा वो कई सारे सवालों का, इवन मोर और लेस टॉपिक के अप्रोचेस का होगा। आंसर मिल गया होगा, क्यूमुलस कवर्स ओवम, पहला ऑप्शन। तो ओवम के अंदर अगर यही सवाल आता क्यूमुलस फाउंड इन, तो इन होता तो हम शायद ओवरी आंसर करते, क्योंकि जिस क्यूमुलस या की बात कर रहे हैं ग्रेफियन फॉलिकल की, वो पाया तो ओवरी में जाता है। देखिए जरा सा से आंसर बदल जाएगा, और एम्ब्रियो का तो प्रश्न नहीं उठता। तो अगला सवाल है बोथ कॉर्पस ल्यूटियम एंड मैकुला ल्यूटिया। बड़ा पॉपुलर सवाल है। कॉर्पस मतलब बॉडी, ल्यूटियम का मतलब पीला, तो येलो बॉडी, और मैकुला ल्यूटिया येलो स्पॉट कहलाता है, इज फाउंड इन। तो ये है क्या, पहले ये जान लें। तो कॉर्पस ल्यूटियम येलो बॉडी है, इट इज फाउंड इन द ओवरी। ओवल्यूशन के बाद जब अंडा बाहर ओवरी से निकल आता है तो बचा हुआ जितनी फॉलिकुलर सेल्स होती हैं वो एक जगह ग्रुप बनाती हैं ओवरी के अंदर ही, और वही बनाती कॉर्पस ल्यूटियम। ये टेम्परेरी इंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता है जो प्रोजेस्ट्रॉन ढेर सारा और थोड़ा सा एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, देखने में पीले रंग का होता है। मैकुला ल्यूटिया आई का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर विजुअल एक्सिस ऑफ आई, हैविंग रिच डेंसिटी ऑफ कोन्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूट विजन। लेकिन दोनों के दोनों पीले दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन देख लें आप, फाउंड इन द ह्यूमन ओवरीज सही तो है, ल्यूटियम अगर होता, लेकिन मैकुला ल्यूटिया ओवरी में नहीं होता। दूसरा है अ सोर्स ऑफ हार्मोन, तो सोर्स ऑफ हार्मोन खाली कॉर्पस ल्यूटियम है, मैकुला ल्यूटिया नहीं, जबकि सवाल में दोनों के लिए कॉमन पॉइंट पूछा जा रहा है। सी ऑप्शन है कैरेक्टराइज बाय येलो कलर, यस इट्स राइट, दोनों का कलर पीला है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम का रोल है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन निकालता है, वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल हार्मोन फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन इस सवाल के करने के साथ हम जो चाहते हैं वो भी जाने आप। इसमें एक और जगह है, आपको नाम एक और याद रखना चाहिए। ये तो येलो बॉडी येलो स्पॉट हो गया, एक येलो सेल है, वो भी बड़ा पॉपुलर सवाल है। तो येलो सेल को हम कहते हैं क्लोरेगोगोन सेल को, जो अर्थवॉर्म में पाई जाती है। इसकी तुलना हम लिवर से करते हैं, इट वेरी सिमिलर टू द लिवर। इसका रोल एक्सक्रीटरी एज वेल एज डाइजेस्टिव दोनों है, लेकिन कभी अगर आपको प्रेफर करना पड़े येलो सेल यानी क्लोरेगोगोन सेल का, तो आप एक्सक्रीटरी प्रेफर करेंगे, आप डाइजेस्टिव प्रेफर नहीं करेंगे। तो अब अगला सवाल देखते हैं। द अर्ली स्टेज ह्यूमन एम्ब्रियो डिस्टिंक्टली possesses,
जैसा अभी बियर्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था, तब भी यही कहा था कि एक एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान एक जो ऑर्गेनिज्म है अपने पूर्वजों के एम्ब्रियोनिक स्टेज से सिमिलरिटी शो करता है। तो इसमें गिल स्लिट्स का एग्जाम्पल बड़ा पॉपुलर है कि हमारे पास गिल स्लिट्स पाई जाती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो फेरेंजियल पेयर्ड लैटरली पोजीशन गिल स्लिट्स आर द फीचर ऑफ ऑल कॉर्डेट। कॉर्डेट में यही 4 बेसिक फीचर हैं: नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड पोस्टेनल टेल। लेकिन ये बात एम्ब्रियोनिक स्टेज की है। एडल्ट स्टेज में कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इवोल्यूशन होता गया, चीजें बदलती गई। बदली कैसे? जैसे नर्व कॉर्ड है, सीएनएस में कन्वर्ट हो गया, नोटोकॉर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया, पोस्टेनल टेल है, कई जगह है फिर कई जगह गायब हो गई, और फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें तो पाई गई आज भी गिल्स के फॉर्म में। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है जैसे एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स, इनमें ये डीजनरेट हो गई, लेकिन हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल स्लिट्स है। तो कंफ्यूज मत हो, पहले ऑप्शन में गिल दिया हुआ है और दूसरे ऑप्शन में गिल स्लिट्स, तो लिखा गया अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। तो हमारे पास गिल्स कभी नहीं है, हमारे पास गिल स्लिट्स थी, वो भी सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी। कभी एडल्ट स्टेज में गिल स्लिट्स भी नहीं पाई जाती क्योंकि हम टेरेस्ट्रियल लाइफ को एडॉप्ट कर लेते हैं। अगला सवाल है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन द यूट्राइन वॉल एंड इन द ब्रेस्ट आर स्टिमुलेटेड बाय। तो अभी तो एक सवाल में पहले उन्होंने बात की थी कि ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो चाइल्ड बर्थ के दौरान यूट्रस वॉल में मदद करता है और बर्थ होने के बाद ब्रेस्ट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे स्क्वीजिंग हो जाती है। यही ऑक्सीटोसिन के 2 बेसिक फंक्शन बताए गए। प्रोजेस्टेरॉन का रोल इसमें नहीं है। ईस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, हाँ प्रोलैक्टिन का रोल है थोड़ा सा, लेकिन वो दूध के फॉर्मेशन में है। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराती हैं। तो मेरा मोटिव जो है वो इस 20 क्वेश्चन को कराने का सिर्फ ये है कि आप क्वेश्चन ऐसे करें जिससे आप करें तो सिर्फ 20 सवाल, 25 सवाल, 30 सवाल, लेकिन जिस क्वेश्चन को आप करें उसके चारों ऑप्शन पे आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है लेकिन टॉपिक जरूर रिपीट होता है। सिलेबस उतना नहीं बदलता, क्वेश्चन पूरा बदल जाता है।